तो यहाँ पर मैट्रिक्स का रिवीजन चालू करता है, तो जो मैट्रिक्स होती है वो देखते क्या होती है, तो मैट्रिक्स होती है एक रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे होती है ये, जिसमें m हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और n वर्टिकल लाइन होती है। ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का m क्रॉस n, और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है i j m क्रॉस n, इस तरीके से। तो ये मैट्रिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो मान लो जैसे है तुम्हारे पास ये दे रखा है 2 1 1 2, तो यहाँ पे क्या है, 2 रोज है, 2 कॉलम है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 m क्रॉस n, और जो एलिमेंट है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अपन a11 a12 a21 a22, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली वन रो होती है। जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे ऐसे होंगे, सिर्फ कॉलम की वैल्यू चेंज होती जाएगी, रो बनी रहेगी। ओके, वैसे ही होती है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, एक ही कॉलम होता है, A31 अप टू AN1 ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट हॉरिजॉन्टल रोज है अपने पास, लेकिन जो कॉलम है वो एक ही है। तो ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद देखते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये मैट्रिक्स होती है जिसमें सारी ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है, m क्रॉस n ऑर्डर की, जिसमें जो सारी एंट्रीज होती है वो जीरो होती है। मतलब मान लो 2 क्रॉस 2 की ले रहा हूं, तो यहाँ पे ये 0, 2 क्रॉस 3 की ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम 2 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स हो जाएगी ये, जिसमें सारी एंट्रीज 0 होती है। उसके बाद देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n दे रखा होता है, जिसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन m होती है, तो उसको अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पे भी ऑर्डर आपको मैट्रिक्स का m क्रॉस n दे रखा होगा, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू ग्रेटर देन n होगी, तो इसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, यदि m की वैल्यू n के इक्वल यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और जो यहाँ पे जैसे ये जो, अब मैं एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखता हूँ, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इस लाइन के अलोंग, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और इसका जो नाम है, यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, और इसका नाम है प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है और इसके एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट्स बोलता है। और ये जो समेशन है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका जो समेशन है उसको ट्रेस बोलते हैं मैट्रिक्स का। और यहाँ पर ये जो जैसे A12 A21 ऐसे जो एलिमेंट्स है, जैसे ये इनका जो पेयर होता है, मतलब पेयर ऑफ दिस एलिमेंट्स, ये होता है कंजुगेट एलिमेंट्स। बेसिक नाम है, मतलब जैसे A23 A32 इस तरीके से। ये डायगोनल वाला होता है, इसका जो सम होता है वो ट्रेस होता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी। उसके बाद देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स है ट्रायंगुलर, और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ट्रायंगुलर में भी 2 टाइप की है। तो एक जैसे यहाँ पे मान लो ये 5 है, तो यहाँ पर ये जो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे ये देखोगे यहाँ पे अपर ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये नीचे वाले 0 होता है। और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ऐसे ले लो, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो नीचे बन रहा होता है, ये 0 होता है। उसके बाद
डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ ये जैसे यहाँ पे मैं 3x3 के ले रहा हूँ, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, उसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे नॉन जीरो होंगे, बाकी सारों को तो जीरो होना ही है, उनपे कुछ कंडीशन नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स पे कुछ भी हो सकता है। जैसे अब उसी डायगोनल एलिमेंट्स में जो मैंने ऐसे लिखा था, इनकी वैल्यू नेसेसरी नहीं है जीरो, बाकी ये जो बाकी के एलिमेंट्स है डायगोनल मैट्रिक्स में, इसकी वैल्यू जीरो होगी। अब ये जो एलिमेंट है, अगर ये कुछ स्केलर जो सेम है, अगर ये स्केलर सेम हो जाए तीनों एलिमेंट के लिए, तो इसको अपन बोलता है, यहाँ पे इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलता है। अगर ये जो A11, A22, A33 की वैल्यू कुछ स्केलर ए के बराबर है तीनों की, तो अपन इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलता है। इसी डायगोनल मैट्रिक्स को अगर ये सारे की वैल्यू 1 के बराबर है, तो उसको अपन यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। बाकी सारे तो जीरो होंगे। अगर 1 के बराबर है यूनिट मैट्रिक्स, कुछ स्केलर ए के बराबर है तो स्केलर मैट्रिक्स, और ये डायगोनल एलिमेंट्स की जनरल फॉर्म है। तो इस तरीके से है ये। उसके बाद देखते हैं जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, जैसे यहाँ पे मैं एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये यहाँ 3x3 की मैट्रिक्स है। तो अगर तुमको मतलब n×n की मैट्रिक्स दे रखी है, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, n(n−1/2)। तो यहाँ से n की वैल्यू 3 रखोगे तुम, तो तुम्हारे पास 3 मिल जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, n(n−1/2)। वैसे ही डायगोनल एलिमेंट्स में डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, n(n−1)। अभी मैंने बताया था जैसे 3x3 की है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, डायगोनल की नहीं भी हो सकती, लेकिन इनकी वैल्यू तो जीरो होगी। तो मिनिमम जीरो कितने होंगे, n(n−1)। ये 3 ऑर्डर के, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 × 2 6 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं जो नल मैट्रिक्स होती है, नल स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि नल मैट्रिक्स तो m×n की हो सकती है, लेकिन अपन यहाँ पे नल स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो वो डायगोनल होती है। अभी मैंने बताया था डायगोनल में बाकी सारे तो यहाँ पे जीरो होता है, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर अपन इनको भी जीरो ले ले, तो ये अपने पास नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये जो नल मैट्रिक्स है वो डायगोनल के अंदर ही आती है। इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलता है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो वो इक्वल कब होगी, एक तो उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए, और जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ए आई जे, इसका इसके बी आई जे के बराबर होना चाहिए। आई और जे की सारी जो भी वैल्यूज है, ईच पेयर ऑफ आई एंड जे के लिए ये चीज बराबर होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है 2 2 2 2, तो इधर भी वही आना चाहिए। मतलब इस पे तुम्हें क्वेश्चन आएंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो मतलब इसका जो ये एलिमेंट है, ये मतलब सारे सेम है। तो तुम जब प्रॉब्लम्स करोगे, तो इसमें मतलब तुम्हें कुछ फाइंड आउट करने का प्रॉब्लम आएगा। मान लो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का, कुछ वेरिएबल्स दे रखे होंगे, तो अगर तुम्हें ये बोल रखा होगा दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो तुम्हें क्या करना है, एक तो उनका ऑर्डर चेक करना है, और फिर जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करना है। यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, ऐसे चेक करना है तुमको। इन सबकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। फिर आगे देखता है, फिर एलिजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखता है। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स का जब अपन सम करता है, तो उसके लिए एक तो इनका सम करने के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए, और सम करता है तो अपन जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है उसको ऐड कर देता है। तो मान लो तुमको ये सम करना है, तो यहाँ पे तुम और इसको इसके साथ ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, इसको इसके साथ 1, इसको इसके साथ 2, इसको इसके साथ 2। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देता है अपन। उसके बाद जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी a+b का सम करो या b+a का सम करो, दोनों सेम ही चीज आती है। ये एसोसिएटिव भी होता है,
यानी अपन ऐसे भी कर सकते हैं, पहले अपन ने a प्लस बी का सम किया और फिर उसको c के साथ ऐड किया, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अपन ने पहले b प्लस सी का सम किया और फिर उसको a के साथ ऐड किया, तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ए के अंदर अपन ने नल मैट्रिक्स जोड़ी थी, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं क्योंकि इससे चेंज नहीं होती, जो यहाँ पर मैट्रिक्स सेम ही रहती है। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिससे यहाँ पर ये एडिटिव इनवर्स होता है, इसको एडिटिव इनवर्स बोलता है। यहाँ पर मतलब इसकी वैल्यू 0 कर देता है ये एडिटिव इनवर्स का। ऐसे देख लेना, ये आइडेंटिटी और यहाँ पर एडिटिव इनवर्स, यानी इसका माइनस ले लिया और इसको इसी के साथ ऐड कर दिया अपन ने, तो अपन को नल मैट्रिक्स मिल गई। तो उसके बाद आगे देखता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो यहाँ पे तुम्हें मान लो एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी ए बी, इसको तुम्हें बोल दिया के टाइम्स ए निकालो, तो तुम्हें क्या करना है, ये जो सारे एलिमेंट्स है उसको के से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर होता है। ये चीज है यहाँ पर। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब यहाँ पे अपन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखी है m क्रॉस n की और b मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे p क्रॉस p की। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, n की वैल्यू p के बराबर होनी चाहिए। यानी तुमने a b निकाला, तो यहाँ पे उसको निकालने के लिए इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। और अपन निकालते कैसे है, जैसे यहाँ पे तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो 1 1 1 1 और यहाँ पे दे रखी है 2 2 2 2 और तुम्हें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालने को बोला, तो तुम कैसे निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इस रो को इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस दिस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 2, इन सबको ऐड करना है, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 लिख दो। फिर ये जो सेकंड है उसको निकालने के लिए ये रो लो और ये कॉलम लो, तो 4 आएगा। फिर थर्ड निकालने के लिए ये रो लो ये कॉलम लो, तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है। और ये निकालने के लिए ये रो लो और ये कॉलम लो, तो यहाँ पे 4, मतलब क्या लेना है तुम्हें, इसका रो इसका कॉलम। फिर यहाँ पे इसको निकालने के लिए वापस सेम रो लेकिन दूसरा कॉलम, और इसको निकालने के लिए इसकी दूसरी रो 2 क्रॉस 2 में बात कर रहे हैं और इसका पहला कॉलम, और वापस ये रो और इसका दूसरा कॉलम लोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर तुम्हें दे रखा है कि ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है, सॉरी यहाँ पर ये मतलब ऐसा है कि अगर तुम्हें ए बी का मल्टीप्लिकेशन 0 दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दोनों की वैल्यू नॉन जीरो भी हो सकती है, तब भी ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 आ सकता है। अगर ए और बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तब भी ये मल्टीप्लिकेशन है 0 आ सकता है। यहाँ पर किसी की वैल्यू को 0 होने की जरूरत नहीं है, इस मल्टीप्लिकेशन को 0 होने के लिए ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के बराबर हो, जनरली क्या होता है, जो ए बी होता है, ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। जैसे मान लो तुमने ए मैट्रिक्स है तुम्हारे 2 क्रॉस 3 की और बी मैट्रिक्स है तुम्हारे मतलब मान लो 3 क्रॉस 2 की, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 2 की आएगी, जो आएगा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से, सेकंड एलिमेंट यहाँ से। मान लो अगर तुमने ए बी निकाला, लेकिन अगर तुमने बी ए निकाला, तो यहाँ पर इसका 2 इसके 2 के साथ जाएगा और यहाँ पर आएगा ये 3 क्रॉस 3 का, तो जनरली ये बराबर नहीं होते, एक चीज ध्यान रख लें। लेकिन अगर तुम्हें दोनों बराबर दे रखा है, तो उसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं कम्यूट। अगर तुम्हें ए बी की वैल्यू अगर तुम्हारे माइनस बी ए के बराबर आ रही है, तो इसको बोलते हैं एंटी कम्यूट। तो ये वर्ड से ध्यान रखना। उसके बाद आगे चलता है, आगे अपन को दे रखा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, तो ये एसोसिएटिव होता है, यानी तुमने पहले ए बी का प्रोडक्ट निकाला और फिर उसका सी के साथ प्रोडक्ट किया, तो फिर या तुम ऐसे भी कर सकते हो, पहले बीसी का निकाल लो और फिर ए के साथ कर लो, लेकिन ये ऑर्डर ऐसे ए बी सी ऑर्डर में लिखे होने चाहिए और ये एसोसिएटिव होता है। यानी तुम ऐसे भी कर सकते हो, ए बी का पहले प्रोडक्ट कर लिया फिर सी के साथ कर लिया, या बीसी का पहले कर लिया फिर ए के साथ, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि तुम्हें दे रखा है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ऐसे कर सकते हो तुम, ए का बी के साथ अलग से करो, ए का सी के साथ अलग से करो और दोनों को ऐड कर दो।
या तुम ऐसे दे रखा है, इसका यहाँ पे क्या मतलब है, सी इधर आएगा, ये ध्यान रखना है तुम्हें। सी अगर तुम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सी यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ये मतलब इधर राइट हैंड साइड में आएगा दोनों के। और मैंने बताया था AC जनरली CA के बराबर नहीं होता है। अगर तुम्हें बोल रखा है A की पावर m दे रखी है और A की पावर n दे रखी है, तो तुम इसको इन दोनों को इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, A की पावर m प्लस n, जैसा अपन लिख सकते हैं जो अपन लिखते हैं। A की पावर m की होल पावर n दे रखी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A की पावर mn भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A की पावर n की होल पावर m, ये भी चलेगा। और जो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन को तुम कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, आई स्क्वायर की वैल्यू भी आई होती है, आई क्यूब की वैल्यू भी आई होती है, तो आई की कुछ भी पावर m हो उसकी वैल्यू आई होगी। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इस तरीके से, जहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो m और n है अपन यहाँ पे नेचुरल नंबर ले रहे हैं। ओके, तो अपन मतलब ये अगर तुम्हें ऐसे कुछ दे रखा है तो यहाँ पे अपन ये अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक चीज थी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, तो ए तुम्हें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, और तो जो a माइनस एक्स आई है, या जो मतलब जैसे तुम्हें यहाँ पे दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या करता है, अपने पास एक मैट्रिक्स होती है और अपन ऐसे बनाते हैं a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0। इसके जो डिटर्मिनेंट है उसको 0 करता है। कहने का क्या मतलब है, तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखी होगी यहाँ पे, जैसे 1 2 3 3 4 5 6 7 8 मान लो ऐसे दे रखी है। यहाँ पे तुम एक x लोगे और उसको i से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ये तुम बना रहे हो खुद। और यहाँ पे ये a माइनस लैम्डा आई आ जाएगा, तो तुम यहाँ पे निकालोगे कैसा आएगा, 1 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स 2 3 5 3 6 7, ये तुम बना रहे हो। a माइनस एक्स आई तुमने बनाया और तुमने इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको 0 के इक्वल कर दिया। तो जो इस चीज को करने को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। तो इसका यूज क्या है, मतलब ये तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास आएगा लास्ट में इस फॉर्म में आएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास ये इक्वेशन आएगी जब तुम उसको सॉल्व करोगे, a माइनस एक्स आई, क्योंकि वहां पे a भी नंबर्स होंगे, कुछ a में कुछ नंबर्स होंगे, x तो अपना है ही एक वेरिएबल जो अपन ने ले रखा है, और i आइडेंटिटी इक्वेशन आई जो, तो पिछले जो एग्जांपल में मैंने लिया था वहाँ पे 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, यहाँ पे मतलब ये डायगोनल में जैसे यहाँ पे 1 2 3 मैंने लिया था, 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे जो डायगोनल में इन सब का जब मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, तुमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट कैसे निकालता है, तो वहां से निकालोगे तुम डिटर्मिनेंट, तो तुम्हारे पास x में एक इक्वेशन आएगी, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये अगर तुम x की जगह a पुट कर दो, तो a को i से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आएगा, तो यहाँ पर a माइनस a 0 हो जाएगा, और यही अपन को चाहिए। तो a इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर x की जगह a रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अपने पास जो इक्वेशन आ रही है उसमें a पुट कर देंगे तो वो सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर ये इस तरीके से अपन मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इसके ऊपर मतलब ये चीज बना सकता है, ये आपको मतलब हेल्प करेगी बाद में चीजों को फाइंड आउट करने में। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, कुछ a माइनस लैम्डा आई को इक्वल 0 किया, और फिर जो अपने पास इक्वेशन है उसमें लैम्डा की वैल्यू a पुट कर दी, और जो इक्वेशन बनी वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपनी हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, तो मान लो आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है m क्रॉस n की, जो a का ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस m। इसमें क्या करता है, जैसे ये अपने पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो अपन रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे ये रोज है तो इसको यहाँ पे कॉलम में ले आएंगे, और ये जो रो है उसको यहाँ पे कॉलम में ले जाएंगे। इस रो को यहाँ पे अपन ने कॉलम बना दिया, इस रो को यहाँ पे अपन ने कॉलम बना दिया, तो अपन ने क्या किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो ऐसे जो ये चीज होती है उसका ऑर्डर तुम देखोगे तो यहाँ पे 3 क्रॉस 2 आएगा, और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, तो ऑर्डर ये हो गया। और अपन ने रो और इसमें क्या करता है, ट्रांसपोज में अपन रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता है, तो ये ट्रांसपोज होता है। उसके बाद ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखते हैं, तो
ये ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ये है, ये बी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज है। तो अगर तुम इन दोनों के सम का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ऑब्वियसली सम के होने के लिए उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को तब ऐड कर सकते हैं जब उनका सेम ऑर्डर हो। उसके बाद जब तुम इसका प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालोगे तो ये ऐसा आता है, बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं आता, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है। और मल्टीप्लीकेशन में मैंने बताया था ऑर्डर मैटर करता है, तो ये जो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर हो मैटर करेगा। फिर ए का ट्रांसपोज तुम वापस, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तुम वापस ले लोगे तो तुम्हें ए ही मिल जाएगा। यहाँ पर के कोई स्केलर है, के टाइम्स ए का ट्रांसपोज लेना है तो सिंपली क्या होता है, ये के टाइम्स ए का ट्रांसपोज होता है। के एक स्केलर है, जो मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का स्केलर प्रोडक्ट कैसे करता है, जो उसके सारे एलिमेंट होते हैं उसको के से मल्टीप्लाई कर देता है। और फिर जो अपन ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे और वापस जो इस के को बाहर ले लेंगे मैट्रिक्स से, तो वो सेम ही आ जाएगा। तो मतलब तुम्हें ध्यान रखना है के टाइम्स ए का जो ट्रांसपोज होता है वो के टाइम्स ए ट्रांसपोज होता है। उसके बाद ऐसे तुम्हें दे रखा है A1 मल्टीप्लाई बाय A2 टू ए की AN, ये प्रोडक्ट देकर उसका ट्रांसपोज। तो तुम कैसे करोगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज, फिर यहाँ पे -1, फिर लास्ट में A1 का ट्रांसपोज। तो ऐसे चलेगा ये, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। अपन रिवर्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ जिस ऑर्डर में उसके रिवर्स में कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखता है, तो आगे है अपने पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, जो A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू I होती है। और जो डिटरमिनेंट होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखे तो उसके लिए क्या होगा, A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर I आएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और जो A का जो डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी। ये तुम्हें पता करना है, ये मतलब पता रखना है। तो जो एक जो मैट्रिक्स है, अगर वो उसको अगर उसको इनवर्स अपन डिफाइन कब कर सकते हैं, जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 हो सकती है। तो यहाँ पर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका इनवर्स भी डिफाइन कर सकता है। ये चीज है इनवर्स, अभी मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। वैसे रिविजन चल रहा है तो आपको पता ही होगा। तो A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज I होता है, या फिर यहाँ पे तुम ऐसे भी कर सकते हो। वैसे तो A भी मल्टीप्लाई बाय नॉट इक्वल टू B होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोज के केस में ये मतलब ये चीज ट्रू होती है, ये मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में। तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, ये होता है, अब दोनों तरफ तुम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो इधर भी कर दो, तो इधर पे क्या होगा, ये हो जाएगा। और आपको पता है इनवर्स के केस में क्या होता है, जो इस चीज की वैल्यू आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ पर A की पावर ट्रांसपोज ही रह जाएगा। और किस यहाँ पर A इनवर्स आएगा जिसको तुम्हें I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता है तो सेम ही होता है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जो A का जो ट्रांसपोज होता है वो A इनवर्स के बराबर होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये भी कर सकता है। फिर आगे चलता है, तो मैंने क्या बताया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसकी वैल्यू I होती है, जो मैट्रिक्स होता है उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 या -1 में से होगी, इसका इनवर्स डिफाइन होता है। और जो A का ट्रांसपोज होता है उसकी वैल्यू A इनवर्स के बराबर होती है। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखते हैं कि जो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो A स्क्वायर है उसकी वैल्यू A के बराबर होती है। इसका जो A जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट है या तो 0 होगा या 1 होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स थी। इसकी एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तुम यहाँ पे A की पावर कुछ भी लोगे तो वो A के बराबर आएगा। जैसे तुमने A का क्यूब निकाला तो उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, A का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A। अब A का स्क्वायर तो A के बराबर ही है, तो यहाँ पे A पुट कर दो और फिर A का A के साथ A स्क्वायर आएगा जो वापस A के बराबर ही है। तो यहाँ पे ये जो A की पावर n कुछ भी लोगे तो वो A के बराबर आएगा। तो ये अपने पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ये चीजें होती है जहाँ n नेचुरल नंबर है, बेसिकली 1 2 3 ऐसे। तो ये अपन ने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देखी। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं फिर, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी तो मैं सारी तो नहीं बताऊंगा, एक और बता देता हूँ। A स्क्वायर इज इक्वल टू A है, तो यहाँ पर अगर तुम दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, अगर मतलब मान लो ये इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, तो 0 के केस में तो इनवर्स डिफाइन होगा ही नहीं, 1 के केस में इनवर्स डिफाइन होगा। तो मान लो तुम्हें दे रखा है कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, तो मतलब उसका इनवर्स डिफाइन है, तो दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो।
इनवर्स के केस में क्या होता है, मैट्रिक्स के इनवर्स के केस में इसकी वैल्यू आई होती है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये चीज है इसको ऐसे लिख सकता है ए इनवर्स ए मल्टीप्लाई यहाँ पे ए, और ये जो चीज है वो आई हो जाएगी, और आई मल्टीप्लाई बाय ए ही हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आई के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे जो मतलब अगर तुम्हें दे रखा है एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टिबल है, तो मतलब वो जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये तुम डायरेक्ट बता सकते हो। उसके बाद आगे देखते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है, जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये ध्यान रखना है। जो भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑर्थोगोनल, जो सारी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो सारी चीजें अपन लिख रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिख रहे हैं। वैसे पीरियोडिक मैट्रिक्स में भी अपने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जिसके रोज एंड कॉलम की वैल्यू सेम होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, ए की पावर के प्लस 1 की वैल्यू ए के बराबर हो जाती है। यहाँ पर अपन के को बोलते हैं इसका पीरियड। तो यहाँ पर जो के होता है वो क्या होता है, के होता है जो लीस्ट वैल्यू होती है जिसके लिए मतलब ये चीज ट्रू हो। जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में अपन ने ये पढ़ा था, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता है। तो यहाँ पर क्या है, के की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जो के की वैल्यू 1 ही क्यों है, तुम ऐसा भी लिख सकते हो। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में मैंने बताया था ए की पावर n इज इक्वल टू, तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो ए का क्यूब इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे तुम ऐसे भी बोल सकते हो के की वैल्यू 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपन लीस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, लीस्ट वैल्यू जिसके लिए ए की पावर के प्लस 1 ए के बराबर हो जाए, तो वहां पर जो के होता है उसको पीरियड बोलता है, और इस तरीके से पीरियोडिक मैट्रिक्स अपन डिफाइन करते हैं। उसके बाद देखते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स और निलपोटेंट मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जिसका ऑर्डर मतलब एम है, एम ऑर्डर की है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रोज एंड कॉलम सेम होगी। अगर ए की पावर, तो यहाँ पर मतलब तुम इसका ऑर्डर एम मत मानो, तुम्हें जनरल कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तुम्हें दे रखी है, वो निलपोटेंट मैट्रिक्स कब होगी, जब ए की पावर एम की वैल्यू 0 हो जाएगी, जहां एम एक पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए ये वैल्यू ट्रू होती है। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तो तुम्हें पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तुम्हें बताना है कि निलपोटेंट है या नहीं है। तो तुमने क्या किया, पहले सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, तो यहाँ पर इसको निकालने की कोशिश करता है, तो ये कितना आएगा, इसका रो इसका कॉलम, तो यहाँ पे निकालोगे तो तुम्हारे पास 0 0 0 0 आ रहा है। तो मतलब ये क्या है, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है, यानी ए की पावर एम की वैल्यू 0 है, जहां ए की पावर एम माइनस 1, एक और चीज ध्यान रखनी है, ए की पावर एम माइनस 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो अपन को लीस्ट वैल्यू ऑफ एम बताना है जिसके लिए ये 0 हो जाती है। तो मतलब ए की पावर एम माइनस 1 तक अपन को नॉन जीरो मिलेगा, और ए की पावर एम पे जाएंगे तो अपन को 0 मिल जाएगा। और आगे जैसे ए की पावर एम प्लस 1 निकालोगे तो उसको तो ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए, तो वो तो 0 आ ही जाएगा। तो ए की पावर एम माइनस 1 तक तो अपन को नॉन नेगेटिव मिलेगा, और ए की पावर एम पे जाने पे 0 मिल जाएगा। तो ऐसे अपन निलपोटेंट डिफाइन करता है। तो वैसे ही यहाँ पर अपन को जैसे ए की पावर 1 थी वहां पर नॉन जीरो मिला था, लेकिन जैसे अपन ए की पावर 2 पे गए तो अपन को यहाँ पे 0 मिल गया। तो 0 मिल गया तो यहाँ पे एम की वैल्यू अपने पास 2 आ जाएगी, और इस तरीके से अपन ने ये बता दिया कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो वहां पे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम फॉर विच ए की पावर एम इज इक्वल टू 0, वो चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद देखते हैं इनवोलेटरी मैट्रिक्स क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो ए स्क्वायर होता है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ आइडेंटिटी के बराबर है, तो यहाँ पर इसका जो मॉड्यूलस होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब इसका जो डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। ये तुम ऐसे देख सकते हो, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लोगे तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में आपने ये पढ़ा होगा कि मतलब ऐसे कर सकते हो, और यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ से अपन लिख सकते हैं प्लस या -1। तो यहाँ पे प्लस और -1 दोनों सेटिस्फाई करेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू प्लस -1 हो सकती है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है इनवोलेटरी मैट्रिक्स के केस में। और यहाँ पर जो ए स्क्वायर है आई के बराबर है, तो मतलब प्लस -1 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो ए इनवर्स के लिए ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के केस में। उसके बाद आगे देखते हैं, अगर तुम्हें ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और तुम्हें बता रखा है ए बी इज इक्वल टू बी है, यानी वो एक कम्यूट कर रही है,
तो तुम डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन कर सकते हो। मतलब जैसे अपन को पता है a प्लस ए या मैट्रिक्स के केस में अपन इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि जरूरी नहीं है ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल हो। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, लेकिन यहाँ पर अपन को वैल्यू इसके इक्वल दे रखी है तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे, nc0 a की पावर n या a की पावर n या a की पावर n माइनस टू बी स्क्वायर अप टू लास्ट में ncn b की पावर n। तो इस तरीके से डायरेक्ट इसको लिख सकता है अगर ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल दे रखी है। उसके बाद देखता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ए की वैल्यू ए के ट्रांसपोज के बराबर हो तो तुम्हें ट्रांसपोज मैंने बताया था कि जो रोज एंड कॉलम है उसको इंटरचेंज कर देता है, तो अगर ए की वैल्यू ए के ट्रांसपोज के बराबर हो तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है। और जो जैसे यहाँ पे तुम्हें ये दे रखा है 1 2 3, यहाँ पे दे रखा है 2 2 3 एंड 3, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तुम, यहाँ पे एक और जैसे यहाँ पे यहाँ पे ये 4 दे रखा है और ये 4 दे रखा है, तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, ये जो सेकंड है उसको ऐसे लिख दोगे और थर्ड को ऐसे लिख दोगे। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, सेम ही आ रहा है, यानी ए की वैल्यू ए के ट्रांसपोज के बराबर आ रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट अपन ले सकता है, यहाँ पे एक चीज है देखने की, इन तीनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी और इसकी वैल्यू सेम होनी पड़ेगी, इसकी और इसकी वैल्यू भी सेम होनी पड़ेगी और इसकी और इसकी वैल्यू भी सेम होनी पड़ेगी। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले सकता है अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 के लिए पुट करके देखता है तो मैक्सिमम 6 है, तो यहाँ पे अपन 6 डिफरेंट ले सकते हैं क्योंकि टोटल 9 एंट्री है, जिसमें से ये जो डायगोनल वाली है ये 3 डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये जो इन तीनों में से इन तीनों और इन तीनों में, मतलब ये तीनों डिफरेंट है, तो यहाँ तीनों जैसे 2 3 4 है तो इधर भी 2 3 4 ही आना चाहिए, तो मैक्सिमम 6 यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरीके से अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे ही होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जो ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर तो जैसे वहां पर क्या था, ए टाइम्स ऑफ आई जे की वैल्यू ए टाइम्स ऑफ जे आई के बराबर थी और आई नॉट इक्वल टू जे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था। ये मतलब ये कंडीशन तो इम्प्लाई होगी ही कि आई नॉट इक्वल टू, मतलब यहाँ पर के एलिमेंट को छोड़ दो, ये जो चीजें हैं इसकी वैल्यू, यानी यहाँ पे ये जो A12 है इसकी वैल्यू A21 के इक्वल होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए यहाँ पर अपन देखें तो और यहाँ पर इस केस में क्या होगा, और i इक्वल टू जे के लिए भी ये ट्रू हो जाएगा, ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे तुम देखो 1 2 3 3 4 5 5, मतलब यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 ही होना चाहिए, इधर 3 है तो 3, इधर 5 है तो इधर 5, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6। तो ये दोनों चीजें तो बराबर होनी चाहिए, यानी इससे जो डिस्टेंस पे है, इससे जो यहाँ पे इधर है तो उधर ये होना चाहिए, इधर ये है, लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो मतलब इसको मतलब तुम रोज और कॉलम में इंटरचेंज करोगे तो मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो मतलब यहाँ इसके लिए ये भी इसके लिए अप्लाई है। तो मतलब सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के इक्वल होनी चाहिए ऑफ ऑल आई एंड जे की वैल्यू के लिए। ध्यान रखना सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ऐसा ट्रू नहीं है कि ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ए आई जे ए जे आई होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। तो मैं यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की बात करा तो उसमें एक ही ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के बराबर थी, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट पे तो ए आई जे की वैल्यू यहाँ पे माइनस जे आई के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आई इक्वल टू जे वाले एलिमेंट की बात करूँ तो ए जैसे आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 1 रख दी, तो यहाँ पर जो A11 है उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, वैसे ही A22 उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी एंड A33 उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू 0 होती है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे चलता है, तो तुम्हें ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहाँ पर जो ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है वो सिमेट्रिक होता है। ये प्रॉपर्टीज है जो मैं बता रहा हूँ, एक तुम्हें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो जो ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा वो सिमेट्रिक होगा और जो ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो अपने खुद से। जो सम ऑफ टू मैट्रिक्स है,
सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक ही होता है। अगर तुम दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। अगर दो तुम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी रिजल्टेंट। तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद तुम्हें दे रखा है कि ए एंड बी है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये अगर तुम्हें दे रखा है तो जो ए बी प्लस बी ए होगा ये भी सिमेट्रिक होगा। अगर तुम्हें ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है तो जो ए बी प्लस बी ए होगा ये सिमेट्रिक होगा। और तुम अगर ए बी माइनस बी ए निकालोगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये भी तुम कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर ये दोनों सिमेट्रिक है। ए बी प्लस बी ए निकालोगे तो सिमेट्रिक आएगा, ए बी माइनस बी ए निकालोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। और तुम कोई भी मैट्रिक्स है मैंने बताया था जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है और जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स को तुम यहाँ पर यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो उसकी सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक फॉर्म में। मतलब ये तो सिमेट्रिक पार्ट हो गया, ये अनसिमेट्रिक पार्ट हो गया। इन दोनों के एडिशन के फॉर्म में तुम किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो एक ये प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर एक और बता देता हूँ, तुम इसको सम के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, डिफरेंस के फॉर्म में भी, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में भी इस चीज को ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। या फिर डिफरेंस के फॉर्म में कैसे, ये तो चीज को तो ऐसे रहने दो सिमेट्रिक रहेगा। और यहाँ पर जो ए माइनस ए का ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जो ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। बेसिकली अपन माइनस से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के डिफरेंस के फॉर्म में भी अपन इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये सिमेट्रिक पार्ट होता है, ये अनसिमेट्रिक पार्ट होता है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता था कि मैट्रिक्स को ऐसे भी अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो तुमने एडजॉइंट के बारे में भी पढ़ा होगा, तो एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर तुम्हें एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर तुम एक मैट्रिक्स बनाओगे जो कि इसके कोफैक्टर से बनेगी। कोफैक्टर तुम्हें निकालना पता होगा कि -1 की पावर i प्लस जे MIJ होता है, CIJ की वैल्यू। तो यहाँ पर जैसे MIJ क्या होगा, ये क्या होगा कि इसका M11 की वैल्यू क्या होगी, तुम इसके कोरस्पोंडिंग ये रो और ये कॉलम हटा दो और सिर्फ इसके प्रोडक्ट की वैल्यू निकालो, तो ये M11 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 i एंड j की वैल्यू 1 है वो रखो, तो यहाँ पे तुम C11 की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। तो और ऐसे ही तुम CI जैसे जो मैट्रिक्स बनाओगे, इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। और इसका अगर तुम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे, इसका जो ट्रांसपोज ले लोगे इस मैट्रिक्स का, तो वहां पे जो तुम्हें चीज मिलेगी वो एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगी, जो कि क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं, -1 की पावर i प्लस जे MIJ, और MIJ की वैल्यू कैसे निकालता है, उसके कोरस्पोंडिंग रो एंड कॉलम को हटा के जो बाकी चीजें बनती है उसका जो डिटरमिनेंट होता है वैसे निकाल लेता है। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आगे इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो तुम्हें ए को स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए टाइम्स जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए IN होता है, और तुम इसको एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ए भी लिख सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, ये डिटरमिनेंट नहीं है, यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स इसके बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए IN के बराबर। तो n तो तुम्हें पता ही है स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ए जो मैट्रिक्स होती है उसका तुमने एडजॉइंट निकाला और उसका डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश की, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होगा, जहां n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है बेसिकली। यानी अपन 2 या उससे ज्यादा ऑर्डर के लिए ये लिख रहा है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी तुमने एडजॉइंट निकाला और फिर उसका तुमने अगेन एडजॉइंट निकाला, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 ए के बराबर हो जाएगी। ये चीज तो तुम्हें ध्यान रखनी है बेसिकली यहाँ पर। उसके बाद आगे देखते हैं, और यहाँ पर तुम्हें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दे रखी है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। और यहाँ पे क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 ए के बराबर होता है, जहाँ n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है।
उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालोगे तुम, तो ये आएगा वैसे ही जैसे ट्रांसपोज निकाला था, एडजॉइंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए। जो एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ए होता है, ये ध्यान रखना, ये के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए होता है, जहाँ के कोई अपन स्केलर है। इसके बाद इनवर्स के बारे में बात करते हैं, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसको बोलेंगे वो इन्वर्टिबल है। कब बोलेंगे? जब a टाइम्स b की वैल्यू आई हो जाएगी, जब b क्या है अपना इनवर्स है। a टाइम्स b या b टाइम्स a, इन जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो इस केस में जो b है वो इसका इनवर्स होगा, इसका a मैट्रिक्स का, जिससे ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। तो जो b है उसको अपन कैसे लिखता है? a की पावर a इनवर्स से लिखता है ऐसे। और इनवर्स को कैसे डिफाइन करता है? एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए से करता है। तो इनवर्स डिफाइन होने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे बी इनवर्स होगा, तो इनवर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो तुम क्या करो, अपन को पता है जो ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई एन होता है। तो दोनों तरफ तुम्हें अगर तुम्हें पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो तुम क्या करो, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई हो जाएगी, और यहाँ पर ये जो बचेगा वो उधर एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स ए इनवर्स बचेगा। तो जहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। बेसिकली मतलब एक दो चीजें ध्यान रखनी है, मतलब ऐसे देता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इनवर्स डिफाइन होने के लिए इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और बेसिक तुम्हें ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन होता है। इससे तुम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होती है। तो इस तरीके से अपन कर सकता है। उसके बाद जो ए बी का जो इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो ए अगर तुम्हें बोल रखा है इन्वर्टिबल है, तो यहाँ पर जो इसका ट्रांसपोज होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और जो ए के ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा ये इन्वर्टिबल, इसको ऐसे लिख सकते हो ए के इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखता है इफ ए इन्वर्टिबल है तो जो ए इनवर्स का इनवर्स होगा वो ए के बराबर ही हो जाएगा। ए की पावर जो के है उसका जो इनवर्स होगा उसको तुम ऐसे लिख सकते हो ए के इनवर्स की पावर के, जब के कोई नेचुरल नंबर दे रखा है तुमको। और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज है, तुम्हें ध्यान रखनी है। यदि ए इन्वर्टिबल है तो ए का ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। तो ए का जो ट्रांसपोज होगा, यानी ए के ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा वो उसको ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हो डायरेक्ट। ए इनवर्स का इनवर्स करोगे तो ए आ जाएगा, जहाँ ए इन्वर्टिबल है। ए की पावर के का इनवर्स क्या होगा? ए का इनवर्स की पावर के, और उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अपन को यहाँ पे मतलब एक इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। सेकंड दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो यहाँ पे इसको इनवर्स की मदद से अपन कैसे सॉल्व करने वाला है, तो यहाँ पर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूँ। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, ध्यान से देखना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और यहाँ पर x y z। यहाँ पर तुम जैसे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस एंड दिस तो फर्स्ट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे अपन यहाँ पे पुट कर रहे हैं d1 d2 एंड d3 के बराबर। तो इस तरीके से इसको मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पर अपन इस चीज को क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहा है, ए मैट्रिक्स, और इस चीज को अपन कैपिटल एक्स बोल रहे हैं, और ये अपना इसको बी के बराबर बोल रहा है। तो ये इस टाइप का फॉर्म है। अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से तुम एक्स की वैल्यू जो कि एक्स वाई जेड अपन को फाइंड आउट करना है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के बाद कंपेयर करा लेंगे। तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर तुम सिस्टम है जो कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये डायरेक्ट, क्योंकि
अगर ये कंडीशन तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अपन ax इज इक्वल टू b में दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू a इनवर्स b फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो कंसिस्टेंट होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और a इनवर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a b। और फिर आगे चलता है तो यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a b। तो यहाँ पर अगर तुम्हें डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दे रखी है और एडजॉइंट ऑफ a एंड b का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो इस चीज का जो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो जो इक्वेशन है उसको 0 0 0 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। एक चीज तो तुम्हें बता दे, मतलब 0 0 0 कब सेटिस्फाई करेगा, मतलब नॉन ट्रिवियल के बारे में क्या बोल रहा था, जो b है वो d1 d2 d3 ये कॉलम टाइप का है। अगर मतलब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो तब तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गई। यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ मैट्रिक्स आ गई जैसे 2 3 5 इसको सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 है तो तुम डायरेक्ट बता दोगे x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू ये, तो इस तरीके से। लेकिन अगर तुम्हारे मतलब एडजॉइंट ऑफ a और b की वैल्यू 0 दे रखी है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 दे रखी है, तो तुम यहाँ पे तुम्हें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू तुम्हें नॉट इक्वल टू 0 दे रखी है। तो कैसे, जैसे तुम्हें मान लो b को ये जो सारी चीजें 0 0 0 के बराबर दे दी तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 0 0 तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। और इस केस में जो एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई में b की वैल्यू भी 0 हो रही है, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 0 है तो एडजॉइंट ऑफ a को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास नल मैट्रिक्स ही आएगा और वहां से x y z की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है, अगर एडजॉइंट ऑफ a एंड b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि नॉन ट्रिवियल होगा, यानी 0,0,0 के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा। अगर एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 0 आ रही है तो तुम्हें यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। और तीसरा केस है अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ पे दो चीजें है, अगर तुम्हारे ऊपर वाली चीज एडजॉइंट ऑफ a एंड b इसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। और यहाँ पे नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। दो पॉसिबल केस है इसमें, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है या नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। और अगर एडजॉइंट ऑफ a और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है जबकि इसकी वैल्यू 0 है, तो इस केस में तो डेफिनेटली है कि नॉन सॉल्यूशन आएंगे, मतलब इस केस में तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इस केस में यहाँ पे दो केस बन सकता है, ये तो भी यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है या फिर नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो ये कुछ चीजें थी, अगर तुम यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिक मैंने रिवीजन करा दिया है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।